जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 41 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 जो है राज्यों को यह निर्देश देता है कि वे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता आदि की स्थिति में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के पर निर्भर करता है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 42, तो अनुच्छेद 42 जो है प्रसूति, अवकाश और न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 39 जो दिया हुआ है वह समान वेतन, समान अवसर और आर्थिक न्याय से संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है कि राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह गेट यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य जो है मुक्त और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। तो मुख्यालय कहाँ है इसका, यह भी ध्यान रखिएगा। मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आधिकारिक भाषाएं जो है इसकी अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदान किया गया। यह सम्मान लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1 अगस्त लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतन का उपयोग किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गरीबी अंतराल सूचकांक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी अंतराल सूचकांक गरीबी की गहराई को मापता है या दर्शाता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की औसत आय गरीबी रेखा से कितनी कम है। इसमें नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि गरीबी समाप्त करने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। यह मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 1350 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो 1350 मीटर है। यह सतपुड़ा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बाकी अन्य जो विकल्प दिया है, पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट आबू की बात करें, गुरशिखर, तो यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है। और अनाईमुड्डी की बात करें तो दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष और 5 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में पूर्णकालिक संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष वो जो होते हैं वो जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनमें से कम एक सदस्य को मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। कुछ सदस्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। बाकी एनएचआरसी की बात करें तो एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें
तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अभिधम्म पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है। आपसे पूछा है कि अभिधम्म पिटक जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम पिटक त्रिपिटक पानी कैनन का तीसरा भाग है। इसमें जो है मन, मानसिक अवस्थाओं, आचार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण मिलता है या बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं। विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं व भिक्षुणियों के अनुशासन नियम है। सुत्त पिटक की बात करें तो बुद्ध के प्रवचन और शिक्षाएं इसमें संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक की बात करें तो मानसिक और दार्शनिक विश्लेषण इसमें संग्रहित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है। बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो बटन दबाना होता है वो शिफ्ट के साथ डिलीट को दबाना होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज ओएस में शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से कोई फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन में जाए बिना सीधे स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। यह तरीका अंडो करना कठिन होता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले सावधानी जरूरी है। बाकी ऑप्शन में दिया डिलीट, तो डिलीट करने से फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजता है। कंट्रोल प्लस डी को दबाएं तो कुछ एप्लीकेशन में बुकमार्क या डुप्लीकेट के लिए विंडोज फाइल डिलीट में नहीं होता है या डिलीट में नहीं यूज होता। बाकी आल्ट डिलीट की बात करें तो विंडोज में डिलीट के लिए कोई भी मानक शॉर्टकट या नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। आपसे पूछा कि प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवराह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आदिवराह प्रतिहार वंश के महान शासक मिहिर भोज 9वीं शताब्दी ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अपने सिक्कों और मोहरों पर भी वराह अवतार यानी कि भगवान विष्णु का रूप का चित्र अंकित करवाया था। उनका शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता है। प्रतिहारों की राजधानी जो थी वह कन्नौज थी। मिहिर भोज ने अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम से खदेड़ा और साम्राज्य को विस्तारित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंज वक्र आय या संपत्ति के वितरण की असमानता को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल उपकरण है। इसे 1905 में मार्क ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। यदि वक्र 45 डिग्री की सीधी रेखा से अधिक झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि असमानता अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की कोनाक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि भारत की कोनाक की जनजाति जो है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोन्याक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इसकी आबादी का एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। कोनाक जनजाति अपने प्रारंभिक टैटू, सिर शिकार की ऐतिहासिक प्रथा और रंग बिरंगे उत्सव के लिए जानी जाती है। इनका मुख्य त्यौहार जो आओ लॉन्ग अप्रैल में मनाया जाने वाला उत्सव है। मुख्य भाषा जो इनका होता है कोनाक के है, इनका भाषा परिवार और ऐतिहासिक रूप से कोनाक के लोग युद्ध कला और लोहे के हथियार बनाने में कुशल माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके तहत रिट जारी की जाती है जैसे हैर्बियस कॉर्पस, गैंडेमरा, प्रोहिबिशन, साल्टियोसरी और कोवो वारंटो।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। बढ़िया प्रश्न है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बलात्सर्म और बेगर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। इसके उल्लंघन पर कानून के अनुसार दंड का प्रावधान है। बाकी बात ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, भाषण, आवागमन, सभा आदि के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, पाइपलाइनिंग कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइपलाइनिंग एक प्रोसेसिंग तकनीक है जिसमें सीपीयू कई निर्देशों के अलग अलग चरणों को समांतर में संपादित करता है। उदाहरण के तौर पे पहला निर्देश फेच स्टेज में हो सकता है, दूसरा डिकोड स्टेज में और तीसरा एक्सिक्यूट स्टेज में, और ये सभी एक साथ चलते हैं। इसे सीपीयू का थ्रूपुट क्या बढ़ता है और प्रोसेसिंग तेज होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ एस को दबाते हैं इसे सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ एस वर्तमान वर्कबुक या डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस पी की बात करें तो प्रिंट डायलॉग खोलता है। कंट्रोल प्लस ओ की बात करें तो कोई मौजूदा फाइल खोलता है, और कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो नई वर्कबुक या डॉक्यूमेंट बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उंडावली की गुफाओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उंडावली गुफाएं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास स्थित है। यह एक विशाल एकाश्म प्रतिमा है जिसमें भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए दर्शाए गए हैं। यह प्रतिमा लगभग 5 मीटर लंबी है और गुफाएं मुख्यतः गुप्तकालीन शैली में बनी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। आपसे पूछा है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। इसका गठन चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। इस आयोग ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था। बाकी ऑप्शन में दिया सर एलिजा इम्पे, तो सर एलिजा इम्पे जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां आयोजित किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां आयोजित किया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में पूर्वी सिक्किम में दिव्य दृष्टि नामक एक उच्च ऊंचाई वाला तकनीक युद्धाभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास AI सक्षम सेंसर, UAVs ड्रोन व रियल टाइम सर्विलांस तकनीकों के परीक्षण के लिए आयोजित किया गया था। यह अभ्यास हिमालय क्षेत्र में भविष्य के युद्ध के लिए तकनीकी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा है कि हाल ही में इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। आपसे पूछा है कि हाल ही में इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लोवेनिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया स्लोवानिया, जिसने इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बाकी बात करें स्लोवानिया की, तो इसकी राजधानी जो है ल्यूब्लियाना है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ की यूरो है। आधिकारिक भाषाएं जो है स्लोवेनिया ही है। स्थापना हुआ था इसका 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता के बाद।
इसका जो यूवी में सदस्यता मिला वह 2004 में यूरोपीय संघ में इसका सदस्यता मिली 2004 से। नाटो की सदस्यता जो इसे मिली 2004 में इसे नाटो की भी सदस्यता मिली। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और क्रोएशिया से घिरा हुआ है। विशेषता की बात करें इसके तो दुनिया की सबसे हरित देशों में शामिल है। हाल ही में खबर में क्यों रहा तो इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ वाला देश बना है 2025 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया। आपसे पूछा है कि फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1674 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंकोइस मार्टिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने 1674 में पांडिचेरी को बसाना शुरू किया, जो आगे चलकर भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया। पांडिचेरी 18वीं शताब्दी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कई बार हाथ बदलता रहा, लेकिन अंततः फ्रांसीसी नियंत्रण में रहा। यह 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है। तो ये है आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।